ओहमिक कंडक्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ओहमिक कंडक्टर्स को अगर आप डिफाइन करें, बहुत आसान है बेटा। वो कंडक्टर्स जो ओबे करते हैं ओहम्स लॉ को, वो कंडक्टर जो ओबे करेंगे ओहम्स लॉ को, वो क्या कहलाएंगे? वो ओहमिक कंडक्टर्स कहलाएंगे। और इनका जो, देखिए, हम किसी भी कंडक्टर का बिहेवियर कैसे जज करते हैं? हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, वी या आई का, या आई वी का। ठीक है। अब देखो, कल हमने डिफाइन किया था रेजिस्टेंस को एज वी अपॉन आई। ठीक है, रेशियो ऑफ वी अपॉन आई। तो बेटा, अगर आप इस ग्राफ का ग्रेडियंट फाइंड करें, तो आप कहेंगे कि जी ग्रेडियंट है राइज अपॉन रन। राइज डेल्टा वी है और रन डेल्टा आई है। तो वी अपॉन आई किसके इक्वल होता है बेटा? रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो इसका मतलब आपके पास अगर वी और आई का ग्राफ है, तो इसका जो ग्रेडियंट है दैट विल गिव यू रेजिस्टेंस। इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या बताएगा आपको? आप ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर आपको प्लीज मुझे रेजिस्टेंस बताएं। ये कैलकुलेट करें ग्राफ से, मैंने वैल्यू दी है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दें। चाहे तो ग्रेडियंट से फाइंड कर दें या इक्वेशन में डायरेक्ट वैल्यूज रख दें। बी अपॉन आई 20 मुझे बता रहे हैं आंसर बच्चे। तो ओके, 20 ठीक है बेटा, शाबाश, वेरी गुड। तो दैट वी, सिंपल आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई से फाइंड कर लेते हैं अगर ग्रेडियंट नहीं निकाल रहे। तो 12 अपॉन 0.6, तो 20 ओम। और अगर कोई ग्रेडियंट से फाइंड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर 0, दिस इज y1, this is y2, over here it's 0, this is x1, and this is x2। तो 12 माइनस 0.6 माइनस 0, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20 ओम। आई होप जिनसे सॉल्व नहीं हुआ उनको समझ में आ गई है। अच्छा, तो अब ये दूसरा टाइप का ग्राफ आ जाता है बेटा एमसीक्यू से। दिस इज आई वी ग्राफ। पहला वाला ग्राफ कौन सा था? वाई एक्सिस पे वी था, अब वाई एक्सिस पे आई है। ये वोल्टेज करंट ग्राफ है, ये करंट वोल्टेज ग्राफ है। ठीक है, ये उलट कर दिया उसको। अब इसका ग्रेडियंट सोचते हैं। इसका अगर आप ग्रेडियंट सोचेंगे, तो राइज अपॉन रन, राइज इज डेल्टा आई एंड रन इज डेल्टा वी। तो अगर आप इसको इन्वर्स कर दें, यानी 1/gradient would be equal to delta v upon delta I। ठीक है, और v अपॉन आई किसके इक्वल है? r के। तो 1/gradient इज इक्वल टू r। या आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि ग्रेडियंट इज इक्वल टू 1/r। बात देखिए बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? तो आई वी ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो 1/रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। वी आई ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? किसी को कोई मसला? ठीक है, थैंक यू। तो अब बेटा, रेजिस्टेंस कैसे मेजर करनी है हमें? रेजिस्टर की सर्किट में ये आ जाता है पेपर 4 में, पेपर 2 में। थोड़ा आसान काम है।
ये आपने एक बैटरी कनेक्ट की हुई है, ये आपने एक स्विच है, ये एम मीटर है टू मेजर करंट, ये रेजिस्टेंस है आर, ये वेरिएबल रेजिस्टर है, वो रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस को आप चेंज करते हैं। तो आपने इस फिक्स्ड रेजिस्टर की, दिस इज फिक्स्ड रेजिस्टर, इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो आपने जिसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, वोल्ट मीटर आपने उसके क्रॉस लगा दिया, सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो एम्प मीटर बताएगा। अब दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि आप जो है इसको सर्किट को स्विच ऑन करें, ग्राफ से आप सॉरी इससे वोल्ट मीटर से वोल्टेज रीड करें, एम मीटर से करंट रीड करें, सिंपल आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, इस तरह से आप रेजिस्टेंस फाइंड कर लें। दैट इज वैलिड फॉर 2 मार्क्स। अगर 2 मार्क्स की बात करें, इफ मोर देन 2 मार्क्स आर देयर, दैट मींस एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ मेथड। पेपर 4 में इस तरह का मेथड होगा। सेटअप इज द ऑपरेटर एज शोन इन द सर्किट डायग्राम, इस तरह से आपने सेटअप बनाया। बिफोर क्लोजिंग द स्विच एडजस्ट द रियोस्टेट टू द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, इसको हमने मैक्सिमम रेजिस्टेंस पे सेट किया, इसलिए बेटा कि अगर इसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम रखेंगे तो बैटरी से जो करंट होगा वो सबसे कम फ्लो करेगा, क्योंकि यू नो दैट कल मैंने बताया था आई इज इनवर्स प्रोपोर्शनल विद आर। तो मैं रेजिस्टेंस को जब मैक्सिमम सेट करूंगा तो करंट मेरे पास मिनिमम फ्लो करेगा। ये इसलिए मैं करंट को शुरू में मिनिमम फ्लो करा रहा हूँ, ताकि मेरा ये जो रेजिस्टर है ऐसा ना हो करंट बहुत ज्यादा आ जाए और ये रेजिस्टर जो है बर्स्ट हो जाए। ठीक है, इस रेजिस्टर को डैमेज होने से बचाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने अपने रियोस्टेट को मैक्सिमम रेजिस्टेंस पे सेट किया, उसके बाद मैंने करंट को स्विच ऑन किया। दिस इज अ प्रोटेक्टिव मेजर, ये आपका एक सेफ्टी प्रिकॉशन है। अगर आप प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये आपका एक सजेशन होगा जिसमें आप किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं सर्किट को एनी डैमेज। ठीक है, उसके बाद एडजस्ट द रियोस्टेट टू अलाउ अ लार्जर करंट टू फ्लो, क्योंकि आपने जब मैक्सिमम पे इसको सेट किया उस वक्त करंट बिल्कुल मिनिमम था, तो अब उसने लार्जर करंट को सेट फ्लो कराने के लिए रेजिस्टेंस को थोड़ा कम किया रियोस्टेट की, और उसके बाद आपने एम मीटर की और वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट कर ली। ठीक है, ये आपने एक रीडिंग कर ली। उसके बाद इसी स्टेप 4 को दोबारा से आपने बेटा रियोस्टेट को थोड़ा सा सेट किया और सेट करके वोल्ट मीटर और एम मीटर की रीडिंग ले ली। इस तरह से टोटल बेटा ये तो 5 लिखा हुआ है, 6 सेट ऑफ रीडिंग्स लेने होते हैं। ठीक है, 6 सेट ऑफ रीडिंग्स आपको लेने हैं। रियोस्टेट वेरिएबल रजिस्टर होता है बेटा, जैसे आपके घर में पंखे की स्पीड कम या ज्यादा करने के लिए डिमर लगा होता है, वो भी रियोस्टेट होता है, वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, उससे आप रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो पंखे की स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो सर्किट का करंट कम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पंखे की स्पीड मैक्सिमम हो तो आप वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस यानी रियोस्टेट को मिनिमम पे सेट करते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? उसके बाद आपने 6 सेट ऑफ रीडिंग ली। 6 सेट ऑफ रीडिंग लेने के बाद आपने बेटा एक ग्राफ प्लॉट करना है वी और आई का, और इस ग्राफ का ग्रेडियंट आपको रेजिस्टेंस बताएगा। द इजिएस्ट वे, ये पेपर 4 के लिए बेटा, ठीक है, ये एटलीस्ट 3 to 4 मार्क के लिए वैलिड स्टेटमेंट्स हैं, और 2 मार्क का हो तो आपने सर्किट बनाना है, 1 मार्क फॉर सर्किट होगा। उसके बाद फिर आपने बताना है मैंने सर्किट को स्विच ऑन करना है, वी और आई की रीडिंग लेनी है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, मैंने इस तरह से इसका रेजिस्टेंस मेजर करना है। इट्स फॉर 2 मार्क्स। इफ इट्स फॉर 3 or 4 मार्क्स, 1 मार्क इज फॉर दिस। सेकेंड मार्क बेटा इस चीज का होगा कि रियोस्टेट को आपने मैक्सिमम सेट किया। उसके बाद थर्ड मार्क आपका ये होगा कि आपने वोल्ट मीटर और एम मीटर से रीडिंग ली और रिपीट किया। और फिर हो सकता है उसी थर्ड मार्क में एक सेट ये भी डाल सकते हैं कि रेजिस्टेंस आपने ग्रेडियंट से फाइंड की, या फोर्थ मार्क यूं हो सकता है। तो डिपेंड करता है मार्किंग स्कीम के ऊपर, एग्जामिनर किस तरह से मार्किंग स्कीम सेट करता है, पर ये सारे पॉइंट्स वैलिड हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो प्लीज मुझे मैसेज कर दें, मैं अभी उसको दोबारा से डिस्कस कर लूँ। तो फिक्स्ड रेजिस्टर की रेजिस्टेंस मेजर करने का मेथड हमने सीख लिया कि ये कैसे मेजर करनी है हमने। उसके बाद बेटा नॉन ओहमिक कंडक्टर्स हैं। नॉन ओहमिक कंडक्टर्स वो हैं विच डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ, ये ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते। ठीक है, इनकी रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली वेरी करती है, चेंज होती है।
ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ग्राफ होगा वी आई का या आई वी का, ये ग्राफ हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये ग्राफ हमारे पास कर्व होगा, लाइक दिस, जैसे ये कर्व आपको नजर आ रहा है। ठीक है बेटा, अगर आपके पास ये सर्किट है, इसमें आपको इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो आप एग्जामिनर को बोलेंगे कि सेटअप इज सेट एज शोन इन द डायग्राम। सर्किट डायग्राम में जैसे आपने डायग्राम बनाई है, इससे आपका सेटअप सेट करें। उसके बाद आपने स्विच को क्लोज करना है, वी और आई की रीडिंग ले लें, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। इस फॉर्मूले को यूज करके आप रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे। और अगर ये मोर देन 2 मार्क क्वेश्चन है, तो फिर आपने एग्जामिनर को कहना है कि आप वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को चेंज करके वोल्ट मीटर और एम मीटर की रीडिंग्स लेंगे। 6 सेट ऑफ रीडिंग्स लेकर आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, और उस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो आपको रेजिस्टेंस बताएगा। सही है बेटा, सिंपल 3 बातें। सर्किट को सेट करें, स्विच को क्लोज करके वोल्ट मीटर और एम मीटर की रीडिंग लें। उसके बाद आप वेरिएबल रेजिस्टर को ऑल्टर करके 6 सेट ऑफ रीडिंग्स वी और आई की कलेक्ट कर लें। उसके बाद ग्राफ बनाएं, और उस ग्राफ का ग्रेडियंट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर नॉन ओमिक कंडक्टर होगा तो क्या होगा? कर्व होगा बेटा, ग्राफ में स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, इस तरह का कर्व होगा। अब ये कौन सा ग्राफ है? आई वी ग्राफ है। अभी हमने ऊपर देखा था आई वी ग्राफ के लिए कि आई वी ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो किसके इक्वल है बेटा? ग्रेडियंट जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स के साथ इक्वेट करता है, या रेजिस्टेंस 1 अपॉन ग्रेडियंट के इक्वल है। पर्सनली मुझे जो पसंद है वो ये चीज पसंद है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन ग्रेडियंट। अब मुझे एक बात बताएं, ये जो लाइन है ये सैड बन रही है, सैड की सैड वाली है ना? स्माइली तो यूं होती, ये सैड बन रही है। सैड के लिए मैं क्या कहता था? डिक्रीजिंग, डिक्रीज। तो दिस ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग, तो रेजिस्टेंस क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है। हर पॉइंट पे ग्रेडियंट डिफरेंट है बेटा, इसलिए हर पॉइंट पे रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी। ठीक है, अब मेरी एक हेल्प करें। अगर किसी को ये वाली चीज समझ में नहीं आती तो फिर वो इस तरह से सोच ले बेटा। आप देखो, डिफरेंट पॉइंट्स ले रहा हूँ, ओरिजिन से मैं लाइंस ड्रॉ करता जा रहा हूँ। तो ये जो लाइन 1 है, ये 2 है, फिर 3 है, 4 है। आप देखें, इनका जो स्लोप है, ग्रेडियंट है, वो क्या होता जा रहा है बेटा? कम होता जा रहा है। फोर्थ वाली का सबसे कम है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे थर्ड आ रही है, तीसरे नंबर पे थर्ड वाली है, सेकंड वाली, और सबसे स्टीप वो जो है वो 1 वाली है। ठीक है ना, सबको क्लियर है बात? ये अगर आपको इस तरह से समझना है तो ये स्ट्रेट लाइन से भी देख सकते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा इस सर्किट में, अब मैं एमसीक्यू बना रहा हूँ बेटा। जी बेटा, एट विच पॉइंट द रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम? प्लीज बताइए। दिस इज द रिलेशन, gradient and resistance are inverse proportional.
वो पॉइंट जहां पे ग्रेडियंट सबसे कम होगा वहां पे रेजिस्टेंस सबसे मैक्सिमम होगी। तो इन चारों पॉइंट्स में ग्रेडियंट किस लाइन का सबसे कम है? तो दैट इज डी। डी का सबसे कम है। तो डी का जब ग्रेडियंट सबसे कम है तो इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन डी। आंसर डी बनेगा बेटा। क्लियर हुई बात ये? आंसर डी जो है आपका सही है कि जहां पर ग्रेडियंट आपका सबसे ज्यादा वहां पे रेजिस्टेंस कम, ए पे रेजिस्टेंस सबसे कम होगी। जहां पे ग्रेडियंट सबसे कम वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। क्योंकि बेटा ये आई वी ग्राफ है, यही तो एग्जाम में आपको ट्रबल करता है कि वी आई ग्राफ है या आई वी ग्राफ है। तो अगर वी आई ग्राफ होता, अगर यही ग्राफ अगर ये वी होता यहाँ पे और यहाँ आई होता, तो आपके पास अब इसका ग्रेडियंट रेजिस्टेंस होता। तो अगर मैं इस पे पॉइंट मार्क करूं, तो आपने देखना है कि ग्रेडियंट जिसका ज्यादा वहां पर रेजिस्टेंस भी ज्यादा। तो अगर आप देखें पॉइंट्स को, तो ए के लिए स्ट्रेट लाइन ये बन रही है, बी के लिए ये बन रही है, सी के लिए ये बन रही है और डी के लिए ये बन रही है। तो सबसे ज्यादा ग्रेडियंट ए का है। तो ग्रेडियंट ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा। तो वी और आई ग्राफ और आई और वी ग्राफ दोनों में फर्क होता है। प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अंडरस्टैंड करना, इस डिफरेंस को। आई वी ग्राफ में ग्रेडियंट वन अपॉन या रेजिस्टेंस वन अपॉन ग्रेडियंट है। वी आई ग्राफ में रेजिस्टेंस ग्रेडियंट के इक्वल है। ये क्लियर है बेटा? कोई मसला तो नहीं है? मुझे फीडबैक दीजिए प्लीज। अगर हमारे पास आई वी ग्राफ होगा तो इसका ग्रेडियंट, इसका रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का, वो वन अपॉन ग्रेडियंट के इक्वल होगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ जस्टिफाई किया है। ठीक है, ग्रेडियंट जो है दैट इज आई राइज अपॉन रन, राइज अपॉन रन। तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी। फिर मैंने इसको फ्लिप कर दिया, उलट दिया, तो ये बन गया वन अपॉन ग्रेडियंट और ये बन गया वी अपॉन आई। यानी वी को ऊपर ले गया, आई को नीचे ले आए। तो ये है ग्रेडियंट अपॉन वन। तो वन ऊपर चला गया, ग्रेडियंट नीचे आ गया। ठीक है। तो अब आपके पास ये वी अपॉन आई जो है वो रेजिस्टेंस के इक्वल है। तो रेजिस्टेंस इज वन अपॉन ग्रेडियंट। So that means if you got IV graph, then the resistance is inverse या reciprocal of gradient. But if you got VI graph, तो फिर आपके पास क्या होगा? आपके पास VI ग्राफ में gradient rise upon run यानी V upon I बन रहा है। तो बेटा V upon I तो resistance होता है। तो वोल्टेज और करंट का ग्राफ होगा तो ग्रेडियंट रेजिस्टेंस के इक्वल है। और अगर करंट और वोल्टेज का ग्राफ होगा तो ग्रेडियंट वन अपॉन ग्रेडियंट रेजिस्टेंस बनेगा। प्लीज फीडबैक दें दोबारा, अगर प्रॉब्लम है इसमें तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। चलें, ठीक है बेटा, थैंक यू। तो ये अब हमारे पास बेटा आ गया द इम्पोर्टेंट वन। तीन हमारे पास नॉन ओहमिक कंडक्टर्स हैं। वन इज फिलामेंट लैंप, द सेकंड वन इज थर्मिस्टर। एलडीआर का भी सेम बिहेवियर होता है, तो थर्मिस्टर ही हमने ड्रॉ किया, और एक डायोड है, सेमीकंडक्टर डायोड, थर्मिस्टर एंड फिलामेंट लैंप। तो फिलामेंट लैंप पे हम पहले बात करेंगे। दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ फिलामेंट लैंप। ठीक है बेटा। तो फिलामेंट लैंप का प्रॉब्लम क्या होता है? फिलामेंट लैंप देखिए, किसी भी अगर आपको याद हो तो हमने कहा था रेजिस्टेंस डिपेंड करती है तीन फैक्टर्स पे: लेंथ, एरिया, टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं, फिजिकल कंडीशन एंड हमारे पास क्या था, टेम्परेचर। अब फिलामेंट लैंप के लिए असल में होता क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज करता है। और जैसे ही किसी भी मेटल का बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो मेटल की रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। ये आई होप आपको याद है। ठीक है। अगर आपको बेटा, आपके पास ये मैं एक मेटल की वायर ड्रॉ कर रहा हूँ।
इस मेटल की वायर में ये एक एटम ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये एटम जो है आपके पास क्या कर रहा है बेटा, ये एटम आपके पास जो है वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है। अब बेटा अगर आप टेम्परेचर को रिकॉल करें तो टेम्परेचर की डेफिनेशन थी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल या एटम। तो यहाँ पर सिर्फ एक एटम को हम सोच रहे हैं, तो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस तो इसका वाइब्रेशन भी बढ़ेगा। तो बेटा असल में होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, चार्ज मूव करता है, तो ये दीवारों से टकराता हुआ जाता है, जिसकी वजह से इस मेटल का टेम्परेचर बढ़ता है। मेटल का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके जो एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। एटम की जब वाइब्रेशन बढ़ेगी, देखें इसकी वाइब्रेशन अभी यहाँ तक है, इतने एरिया में। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी वाइब्रेशन इंक्रीज होके यहाँ तक हो गई। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे होंगे, ये उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। तो इसके ऑब्स्ट्रक्ट करने की पॉसिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो बेटा मेटल्स हैं, मेटल्स की बात हो रही है, बार बार कह रहा हूँ ये मेटेलिक कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेटेलिक कंडक्टर मेटल की बात हो रही है। तो मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस जो है दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो हम कह सकते हैं कि ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर molecular vibrations of atoms increases, that results increase in electrical resistance। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें भाई, फीडबैक दीजिए प्लीज। Anyone having problem? Okay, that means whenever you got that filament lamp question, ये बहुत आते हैं filament lamp के पेपर 2 में। तो whenever you got filament lamp question, तो you always recall this कि सर ने ये बताया था कि इसका रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, फिलामेंट लैंप तो सबको पता है ना बेटा, इस तरह से ग्लास के अंदर फिक्स्ड होता है, मैन्युफैक्चरर इस तरह से हमें दे देता है। इसके अंदर मेटालिक कंडक्टर जो है वो ग्लास के अंदर होता है, ना तो हम इसकी टाइप चेंज कर सकते हैं, ना लेंथ चेंज कर सकते हैं, ना एरिया चेंज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कंडक्टर को हम चेंज ही नहीं कर सकते। तो फिर इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगी, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ेगी। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है। ये फिलामेंट लैंप जो आप स्कूल की कैंटीन में देखते होंगे कि उन्होंने पेटीज के लिए बॉक्स के अंदर लैंप लगाया हुआ होता है, तो दैट लैंप कीप्स दोज पेटीज वार्म। ठीक है, उसका टेम्परेचर वो मेंटेन करता है, को गर्म रखते हैं बेटा। ये आपके पास आईवी ग्राफ है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, आईवी ग्राफ फॉर दिस। तो इस ग्राफ को आप लोगों ने बताना है। अब मैं आपको बता चुका हूँ आईवी ग्राफ का ग्रेडियंट आपको क्या बताता है, या आईवी ग्राफ पे रेजिस्टेंस किसके इक्वल होती है, 1 अपॉन ग्रेडियंट के। तो प्लीज मुझे बताइए, इस ग्रेडियंट को देखें, ये सेट बन रहा है, सेट का मतलब डिक्रीज था। तो डिक्रीज, ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। प्लीज बताएं आप लोग, क्लियर है ना बेटा ये बात।
और अगर वी आई ग्राफ होगा तो ये ग्राफ ऐसा होगा। ये शेप्स थोड़े से याद कर लीजिएगा आखिरी मोमेंट पे जाते हुए। चलें, दैट्स गुड, शाबाश। तो फिलामेंट लैंप के लिए एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, तो मैं कह सकता हूं आर इज प्रोपोर्शनल विद टेम्परेचर। इसी के पैरेलल बेटा एक और चीज है, दैट इज कॉल्ड थर्मिस्टर। फॉर दिस द रेजिस्टेंस इज इनवर्स प्रोपोर्शनल विद टेम्परेचर। ये टेम्परेचर सेंसर्स हैं। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा। टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो इन दोनों ग्राफ्स को देखें, यहाँ पर टेम्परेचर के कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ रही है। तो बेटा अब यहाँ पर देखें ये क्या बन रहा है, ये स्माइली फेस बन रहा है, तो ग्रेडियंट बढ़ रहा है। तो रेजिस्टेंस इज 1 अपॉन ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रही है। तो यहाँ पर ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है। तो ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है, ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। दोनों के ग्राफ पैरेलल रखे गए हैं। बस ये आपको बेटा शेप याद रखना है, बस और कुछ नहीं करें आप इसमें, ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ आ जाए, ये सर्किट सिंबल है डायोड का, ये आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सर्किट सिंबल है, ये आपको याद होना चाहिए। सेमीकंडक्टर डायोड अलाउज द करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। दिस इज द फंक्शन ऑफ डायोड, कि डायोड करती क्या है, इट अलाउज द करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। अच्छा, अभी देखते हैं, मैं आपको भी सर्किट बनाऊंगा, उस पर भी देखते हैं उनके बने हुए सर्किट। अब ये एक डायोड कनेक्टेड है, यहाँ पर देखें, इसमें डायोड कनेक्टेड है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है और करंट ये फ्लो कर रहा है। तो बेटा ये आपके पास मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये डायोड का एरो है, ठीक है, ये आपके पास डायोड का एरो आपको नजर आ रहा है, और ये करंट का एरो है। दोनों एरोस की डायरेक्शन सेम है। ये बिल्कुल आसान से ट्रिक सिखा रहा हूँ। दोनों एरोस की जब डायरेक्शन सेम होगी तो आपने समझ जाना है कि ये कैसा कनेक्शन है, ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन है। अच्छा, एक चीज पहले, इससे पहले एक चीज, बायोसिंग या बायोस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कनेक्टिंग डायोड विथ बैटरी या ईएमएफ सोर्स। किसी भी ईएमएफ सोर्स से जब डायोड को कनेक्ट करते हैं तो टेक्निकली उसको डायोड की बायोसिंग कहते हैं, कि जी हम डायोड को बैटरी से कनेक्ट करें तो हम क्या कहेंगे, हम डायोड की बायोसिंग कर रहे हैं। अब बायोसिंग कितने तरीके से हो सकती है? दो तरीके से। एक है फॉरवर्ड बायोसिंग। फॉरवर्ड बायोसिंग में आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो निग्लेजिबल होती है, यानी तकरीबन जीरो होती है। आपने जीरो का सेंटेंस यूज नहीं करना, इसको अवॉइड कीजिएगा, ठीक है, नेग्लेजिबल या मिनिमम। तो रेजिस्टेंस मिनिमम होगी इसलिए करंट आपका फ्लो करेगा, ठीक है, दिस विल बी ट्रीटेड एज वायर। तो बेटा अब देखो आसान सी ट्रिक मैंने क्या सिखाई है, द एरो ऑफ द डायोड एंड द एरो ऑफ द करंट आर इन सेम डायरेक्शन, इट्स फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में करंट पास करेगा, इसका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। अब ये वाला कनेक्शन देखो, अब बेटा आपके पास जो करंट है दैट इज फ्लोइंग दैट वे, ये यूं आ रहा है, ये इस तरह से आ रहा है, और आपका जो डायोड है अगर आप उसके एरोस को देखें तो डायोड के एरोस इस तरह से बन रहे हैं और आपके करंट के एरोस ये बन रहे हैं, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। तो जब ऐसी सिचुएशन बने तो आपने समझ जाना है कि ये रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस में डायोड के लिए क्या सोचेंगे आप, कि इसमें से करंट फ्लो नहीं करता और आपके पास इसका रेजिस्टेंस जो होता है बहुत बढ़ जाता है। इसको आप कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट होती है, ठीक है, लेकिन वेरी लार्ज इज करेक्ट वर्ड। तो रेजिस्टेंस बहुत लार्ज हो जाता है
और ये आपके पास एक ओपन सर्किट की तरह काम करते हैं। ओपन सर्किट याद है ना? ओपन सर्किट में यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ आपको, शायद हमने उस दिन सर्किट्स में देखा था। ये हमारे पास एक लैंप है और ये हमारे पास स्विच है। तो ये आपके पास यहाँ पे स्विच ओपन है। जब आपके पास स्विच ओपन है तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता। तो इसका मतलब जब सर्किट ओपन है तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता। तो जब डायोड रिवर्स बायस में होती है तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करती है, यानी करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, कैसे पता लगेगा बेटा? एग्जाम के अंदर फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का आपने देखना है। डायोड का एरो, यानी यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का फ्लो देखे, करंट का एरो और डायोड का एरो सेम डायरेक्शन, इसका मतलब करंट फ्लो कर जाएगा, इट्स फॉरवर्ड बायस। अगर आपके पास करंट का एरो और डायोड का एरो अपोजिट आ रहे हैं तो ये रिवर्स बायस, करंट पास नहीं करेगा। ठीक है, प्लीज गिव मी योर फीडबैक अबाउट दिस। किसी के जहन में कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए। चलो, दैट्स गुड। तो इसका ग्राफ देख लें। अच्छा, मैं पर्सनली जो हमने ए लेवल्स में ऐसे बनाते हैं, तो ओ लेवल्स में आप इसको यूं कर लें। आई सजेस्ट कि आप इसको एक्स एक्सिस पे ही ड्रॉ करें। आप इसको, ठीक है, इसको इस तरह से ट्रीट कर लें आप। बेटा, कोई मुझे सजेस्ट कर सकता है कि इसमें फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कौन सा है? मैं अभी लेबल कर रहा हूँ, दिस इज वन एंड दिस इज टू। इसमें से वन कौन सा कनेक्शन है, फॉरवर्ड में है या रिवर्स में है? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ भाई, इसमें कौन सी ऐसी मुश्किल बात है? अच्छा देखें, चले आप लोग फंस गए हैं, कोई मसला नहीं है। देखें, मुझे एक बात बताएं, इस वाले वन वाले सेक्शन में करंट की वैल्यू क्या है? जल्दी बताओ, करंट की वैल्यू क्या है? जल्दी बताओ बेटा, मैसेज करो। जीरो। तो करंट जीरो कब था बेटा? जल्दी बताओ अब। करंट कब पास नहीं करेगा? करंट कब जीरो होगा? जल्दी से बताओ। रिवर्स बायस में, बिल्कुल ठीक कहा आपने। यस, तो दैट मींस दिस वन इज रिवर्स बायस। आपके पास करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, ये करंट आपके पास जीरो है, दैट मींस इट्स इन रिवर्स बायस। ओवर हियर द करंट इज फ्लोइंग, दैट मींस इट्स फॉरवर्ड बायस। सिंपल बात है। ये करंट बढ़ रहा है, देखो ये स्माइली बन रहा है। जब डायोड में स्माइली स्माइली बन रहा होगा ना जिस तरफ, तो इसका मतलब है वो फॉरवर्ड बायस है। दिस इज फॉरवर्ड बायस, दिस इज रिवर्स बायस। कोई प्रॉब्लम इसमें? ग्राफ रीड करना आ गया? ये सिर्फ शेप बेटा आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा एमसीक्यू में। इसका क्वेश्चन बियॉन्ड द स्कोप है। या कोई सर्किट में इस तरह से डायोड का फंक्शन देखा जा सकता है, इसमें ज्यादा काम नहीं हो सकता। इन ग्राफ्स में भी शेप, आपका कोई एमसीक्यू में शेप वेप आ सकता है, या कोई रीड करके वैल्यू, जैसे शुरू में मैंने कैलकुलेशन कराई थी वैसे ही आ सकती है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? अच्छा, अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास है रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक मेटेलिक वायर है, एंड इन दैट मेटेलिक वायर हमारे पास ये बेटा एटम्स हैं। और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब बेटा आप मुझे प्लीज बताइएगा कि अगर हम जो है इस मेटेलिक वायर का
करंट का फ्लो देखें, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को लें, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो ये बेटा याद है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स थे, ये सर्कल जो बने हुए हैं एटम्स हैं, तो ये यहाँ से रिपेल होगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ से रिपेल होगा, फिर टकराएगा, यहाँ से रिपेल होगा, टकराएगा, यहाँ से रिपेल होकर यहाँ टकराएगा और फिर जाएगा इधर। कंटिन्यूसली ये वॉल्स ऑफ द वायर के साथ हिट करता हुआ और दूसरे एटम्स के साथ इंटरेक्ट करता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो इसको हमने क्या कहा था, हमने कहा था इसको रेजिस्टेंस मिल रही है, ये फ्रीली मूव नहीं कर रहा, इसको एटम्स फ्रीली मूव नहीं करने दे रहे, इसको इसके सराउंडिंग के इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं करने दे रहे। ठीक है, अच्छा बेटा, अब अगर इस वायर को, सपोज दैट इस वायर की मैं लेंथ इंक्रीज कर देता हूं, और ऐसे ही और भी एटम्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑल द वे जब यहाँ से मूव करते हुए आ रहे हैं, टकराते हुए यहाँ से, तो इनके लिए मुश्किलात में क्या होगा बेटा, इनके लिए डिफिकल्टीज बढ़ जाएंगी लेंथ के बढ़ने से। तो दैट मीन्स इफ यू इंक्रीज लेंथ, रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, इसी तरह से अगर इसी वायर को आप दोबारा से सोचें कि ये आपके पास मेटालिक कंडक्टर की वायर है और इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस तरह से वॉल से हिट करता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो अगर बेटा आप इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दें, ठीक है, इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया आप इंक्रीज कर दें, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, ये यहां से जब मूव करेगा तो ये यहां से मूव करते हुए ये यहां से टकराया, ये देखें ये यहां पर पहुंच गया, तो इसके कोलिजन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं एरिया के बढ़ने से, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्स प्रोपोर्शनल विद एरिया। तो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटीज क्या बनी रेजिस्टेंस की, ये लेंथ के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और एरिया के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनल है। बेटा जब इनको कंबाइन करेंगे तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल विद लेंथ अपॉन एरिया, क्योंकि जब सब्जेक्ट सेम है तो हम प्रोपोर्शनलिटीज को मर्ज कर लेते हैं। तो अब हमारे पास ये बेटा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इक्वलिटी में कन्वर्ट किया तो हमें कांस्टेंट की जरूरत है, यहाँ पर कांस्टेंट हमने एक ऐड किया और दिस इज रो, RHO रो, तो दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी, इसको अब ग्रीक वर्ड है रो कहते हैं एंड दिस इज रेजिस्टिविटी। द सिमिलर साइन इज यूज्ड फॉर द डेंसिटी, डेंसिटी के लिए भी सिमिलर साइन यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब आपके पास रेजिस्टेंस का इक्वेशन क्या बन गया, रेजिस्टेंस का इक्वेशन बन गया R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये बेटा आपके पास रेजिस्टेंस का इक्वेशन आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो भाई प्लीज मुझे बताइए। अच्छा, तो अब बेटा ये हमारे पास मेटालिक कंडक्टर है, कहाँ आ गया ये मेटालिक कंडक्टर। अगर मैं ये कहूँ आपको कि भाई आपके पास इस मेटालिक कंडक्टर के लिए इसकी जो लेंथ है दैट इज 1 मीटर और जो इसका एरिया है दैट इज 1 मीटर स्क्वायर, और मैं आपको बोलूं बेटा इस मेटालिक कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा, तो आप कहेंगे वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, ये सिलेंडर है तो एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ इज 1 मीटर, तो ये क्या बन जाएगा 1 मीटर क्यूब। तो बेटा ये 1 मीटर क्यूब को हम फिजिक्स में कैसे रीड करते हैं, हम कहते हैं यूनिट वॉल्यूम, हम क्या कहेंगे यूनिट वॉल्यूम। तो द यूनिट जो है दैट गोज फॉर दिस वन, और मीटर क्यूब से हमें पता लग रहा है इट्स वॉल्यूम, तो इट्स यूनिट वॉल्यूम। अगर बेटा मैं यहाँ पर लिखूं, फर्ज करते हैं मैं लिखूं 1 मीटर स्क्वायर, तो इसको फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे हम, इसमें हम फिजिक्स में बोलेंगे यूनिट एरिया। जैसे हम कहते हैं F अपॉन ए, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स
पर यूनिट एरिया। तो ये यूनिट एरिया जो है दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जैसे आपको अगर हम कहें डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, अब ये यूनिट टाइम जो आ रहा है इसका मतलब क्या है, यूनिट के लिए 1 और टाइम के लिए सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ गए भाई आप लोग कि इसका मतलब क्या है। तो बेटा ये मेरे पास जो कंडक्टर है, मैंने इस कंडक्टर की लेंथ ली है 1 मीटर, और इसका जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है। जब मैंने इस कंडक्टर का वॉल्यूम फाइंड किया तो आई कम टू नो कि इस कंडक्टर का वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब। ठीक है, अब बेटा ये मेरे पास इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में अगर मैं रेजिस्टिविटी को सब्जेक्ट बनाऊं तो ये बनेगा रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। ठीक है, ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अगर रेजिस्टिविटी को सब्जेक्ट बनाए तो बेटा ये ए क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा आर ए, और ये एल क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा तो ये एल यहाँ आ गया, तो ये बन गया आर ए अपॉन एल। को मसला किसी को, रेजिस्टिविटी की इक्वेशन आ गई। अब बेटा इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूं फॉर दिस आर, आई डोंट नो अबाउट आर, इसका रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एरिया जरूर पता है दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। मुझे इसकी लेंथ पता है दैट लेंथ इज 1 मीटर। तो बेटा ये इक्वेशन क्या बन गई, रो इज इक्वल टू आर। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास इस मटेरियल का यूनिट वॉल्यूम हो तो उस यूनिट वॉल्यूम की जो रेजिस्टेंस होगी वो दरअसल किसके इक्वल होगी, रेजिस्टिविटी के इक्वल होगी। जैसे फर्ज करते हैं मेरे पास बेटा इस तरह से, सपोज दैट मेरे पास जो है यहाँ पर एक वायर है। ठीक है, ये मेरे पास एक वायर है, और इस वायर के लिए मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरे पास इस वायर का जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, और इसका जो लेंथ है वो 1 मीटर है, और ये फर्ज करते हैं कॉपर की वायर है। तो ये जो यूनिट वॉल्यूम है ये यूनिट वॉल्यूम है ना, तो कॉपर का ये जो यूनिट वॉल्यूम है, इस यूनिट वॉल्यूम की जो रेजिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, वो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर के इक्वल होगी। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर है डेंसिटी से। अगर आप डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें तो डेंसिटी वाज मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं कहता हूं कि वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं वाटर का 1 मीटर क्यूब यानी यूनिट वॉल्यूम लूं तो उस यूनिट वॉल्यूम में कितने किलोग्राम होंगे, 1000 किलोग्राम होंगे। इसी तरह से अगर मैं आपको बोलता हूं कि यार आप जो है इस तरह करें कि आप एक मटेरियल ले जिसकी डेंसिटी है मटेरियल एक्स, इसकी डेंसिटी है 500 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब, तो आप क्या कहेंगे, इस मटेरियल एक्स का जो 1 मीटर क्यूब है यानी यूनिट वॉल्यूम, उस यूनिट वॉल्यूम की जो उसमें किलोग्राम्स होंगे यानी उसका मास होगा वो 500 किलोग्राम होगा। ये बात क्लियर हुई है। बिल्कुल इसी तरह से बेटा देखो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सिमिलर है। जैसा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे डेंसिटी का समझा रहा हूँ तो रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट भी तो सिमिलर है। यही वजह है उसको सिंबल भी हमने सेम लगाया है, रो का सिंबल है, यहाँ पर भी सिंबल रो है, दैट इज आर ए अपॉन एल। और हम क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास 1 मीटर क्यूब यूनिट वॉल्यूम जो हमें रेजिस्टेंस देगा वो रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगी, रेजिस्टिविटी के इक्वल होगी। तो यहां से हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल।
तो 1 मीटर क्यूब किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस देगा उसको आप रेजिस्टिविटी कहेंगे। रेजिस्टिविटी कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू दैट डेंसिटी कॉन्सेप्ट। इन डेंसिटी 1 मीटर क्यूब में कितने किलोग्राम्स है, रेजिस्टिविटी में किसी भी मटेरियल का 1 मीटर क्यूब कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है, इसलिए सिंबल भी साइंटिस्ट ने सिंबल रखे, सेम रखे। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी जो है वो हमारे पास मटेरियल की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती है। ठीक है बेटा, तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पे बात क्लियर है, हमें कोई इसमें ऐसे कोई इशू नहीं है। रेजिस्टिविटी में इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है बेटा, तो हमें जो है इससे ज्यादा इस पे काम करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन में आएगा तो मैं वहां पे सॉल्व करूंगा। तो अब हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इन दोनों को आज आइडेंटिफाई किया है। हमने रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करना है हमने ये भी आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हमने काफी हद तक इसका काम कवर कर लिया है। इसमें कोई ऐसी चीज रह नहीं गई है जो मेरे जहन में अभी तो नहीं आ रही कोई चीज ऐसी रह गई हो। तो बहरहाल यहाँ पर इस 37 क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं आप लोग? दिस इज LED, दिस इज थर्मिस्टर, दिस वन इज rheostat, or you can say variable resistor. This one is LDR, light dependent resistor. सिंबल्स इसका मतलब है आते हैं बेटा क्वेश्चंस में, इसलिए जब आप सर्किट बनाया करें तो जरा गौर किया करेंगे किस चीज का क्या सिंबल है। यस, ये 34th क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। जी सही है बेटा आपका आंसर हसनैन। बेटा इस सर्किट में करंट 2 एम्पियर बिल्कुल सही है, हो सकता है, हमें पता नहीं है। इसमें जो EMF है, EMF का यूनिट होता है वोल्ट। यहाँ लिखा हुआ है 12 जूल्स, दैट इज नॉट करेक्ट। द PD अक्रॉस कुड बी 10 वोल्ट, बिल्कुल सही है, 10 भी हो सकता है, मतलब वोल्ट उसका यूनिट सही है। इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 5 ओम है। हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें से, ये सारे पॉसिबल आंसर्स हैं। हाँ, उसने कहा कैन नॉट बी करेक्ट, तो यहाँ पे यूनिट गलत है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर क्लास एंड करते हैं। यस, a car battery supplies a current in one direction, a current in opposite direction recharges the battery. The which circuit recharges the battery using an alternating current supply and a diode? एक alternating current supply और diode को अगर हम यूज करें तो हमारे पास जो है कार की बैटरी जो है वो चार्ज होगी। अब बताएं। ये अभी ठहर जाए, इसको ये सवाल थोड़ा, क्योंकि AC करंट पे मैंने बात की थी मैंने। ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ ये होता है।
ठीक है, तो इस सवाल से चलें काम में और करता हूं, ये कर लेते हैं। ये एक डायोड कनेक्टेड है, ये एक एसी पावर सप्लाई से कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा दिया है मैंने, और बीच में एक एमीटर भी लगाते हैं। चलें यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सर्किट डिजाइन किया है, और इस सर्किट में जो पावर सप्लाई है, एसी पावर सप्लाई, इससे करंट इस तरह का आ रहा है। अब बेटा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कुछ चीजें यहाँ पे सोच रहा हूँ, मतलब बना रहा हूँ, तो आपको ताकि आसानी हो जाए। एसी में क्या है, अगर फर्ज करते हैं बेटा ये टर्मिनल एक्स है और ये वाई है, इफ दैट टर्मिनल एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव, तो फर्ज करते हैं ये करंट नंबर 1 पास कर रहा है, यानी मैं इधर लिख देता हूँ ताकि हमें याद रहे, एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव, तो साइकिल नंबर 1 पास हो रहा है। ठीक है, साइकिल नंबर 1 मैंने यहाँ लेबल किया। तो आपको पता है ऑल्टरनेटिंग करंट रिवर्स करता है अपनी डायरेक्शन को। इफ दैट पॉजिटिव एक्स नेगेटिव हो गया, एक्स नेगेटिव हो गया, वाई पॉजिटिव हो गया, यानी एक्स थोड़ी देर के बाद नेगेटिव हो गया और वाई पॉजिटिव हो गया, तो हमारे पास ये साइकिल 2 जो है, ये 1 साइकिल फ्लो कर रहा था, अब साइकिल 2 फ्लो कर रहा है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद दोबारा से ये वाली चीज आ गई, यानी जब भी बेटा ये पॉजिटिव साइकिल आएगा तो एक्स पॉजिटिव होगा और वाई आपके पास नेगेटिव होगा, यानी इस साइकिल को मैं कह देता हूँ दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। तो वेन एवर दिस एक्स इज पॉजिटिव, तो ये सारे ये वाले जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला करंट फ्लो कर रहा होगा। तो इसके लिए आप कह दें, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 1, 1, 3 एंड 5, 1, 3 एंड 5। और बिल्कुल ऐसे ही यहाँ सोचें, तो यहाँ पर 2 एंड 4, आपके पास 2 और 4 जो है वो फ्लो कर। अब जरा डायोड का बिहेवियर देखते हैं। जब बेटा आपके पास साइकिल 1 ये वाला फ्लो कर रहा है दिस वन, तो एक्स पॉजिटिव है, यानी करंट यहाँ से फ्लो करेगा, करंट यहाँ से होता हुआ यहाँ पे आया, करंट का एरो, डायोड का एरो सेम डायरेक्शन में, यानी ये करंट यहाँ से पास कर गया। तो अगर मैं आपको बोलूं बेटा आप इसका जरा ग्राफ बनाएं जो करंट पास हो रहा है आर में से उसके लिए, तो आपने कहा ठीक है भाई ये हम ग्राफ बना देते हैं। अब इसका ये 1 तो बेटा पास हो गया। अब देखो, अब जो ये वाला साइकिल आया, ये वाला करंट आया, तो अब ये वाला y पॉजिटिव हो गया। अब करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो करंट और डायोड एक दूसरे से अपोजिट आ गए। तो अब आपके पास जो डायोड है वो करंट को पास नहीं करेगी, डायोड रिवर्स बायस पे है। तो इसका मतलब ये जो 2 वाला साइकिल है, ये 2 वाला साइकिल यहाँ से पास नहीं होगा। ठीक है, ये साइकिल पास नहीं हुआ। उसके बाद फिर ये साइकिल 3 आ गया। जैसी साइकिल 3 आया तो ये दोबारा से डायोड पॉजिटिव कनेक्टेड हो गए ना बेटा, एक्स पॉजिटिव हो गया और वाई नेगेटिव, तो ये करंट पास हो गया। यानी जो जो ये पॉजिटिव वाले साइकिल्स हैं उसमें डायोड पास कर देगी करंट, और जो जो ये नेगेटिव वाले इन पे करंट पास नहीं होगा। तो जो हमारे पास इसका ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। तो थोड़ा सा मैं बियॉन्ड द स्कोप चला गया हूँ, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई के ऊपर डायोड कैसे बिहेव करती है, तो अब आपको समझ में आना चाहिए डायोड आधे करंट को पास करती है, आधे करंट को रोक लेती है। अगर आपको मैं ये कहूँ कि बेटा फॉरगेट दीज साइकिल्स, कंसीडर ओनली 1 साइकिल, तो आप क्या कहेंगे, डायोड डू व्हाट? एक साइकिल में डायोड क्या करती है, डायोड हाफ ऑफ द साइकिल, हाफ ऑफ द करंट को पास करेगी ऑल्टरनेटिंग, और आधे करंट को क्या करेगी बेटा,
उसको रोक लेगी, उसको पास नहीं करने देगी। ठीक है, तो डायोड अलाउज द करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। देख लो, करंट हमेशा इसमें से इस डायरेक्शन में से पास करेगा, कभी भी इस डायरेक्शन वाला करंट पास नहीं करेगा। ये जो मैंने कनेक्शन किए हैं, करंट हमेशा ये वाला पास कर जाएगा, लेकिन अगर उल्टी डायरेक्शन में करंट आएगा तो वो पास नहीं करेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? ये समझ में आया ये आपके पास किस तरह से बिहेवियर है इसका ऑल्टरनेटिंग करंट पे? ठीक है, अब बेटा इधर आ जाओ। अब इसमें से जब फर्ज करते हैं ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एक आपके पास पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव हो गया। अब आपने यहाँ पर देखना है कि आपके पास इस जगह पे कैसा बिहेवियर होगा। ये अब आप लोग थोड़ा सा खुद सोचें इस पे, मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया। तो डायोड जो है मैं बना देता हूँ, जब यहाँ से करंट पास होगा, यानी ये वाला साइकिल पॉजिटिव वाला, तो डायोड जो है यहाँ से करंट पास होके बैटरी के पास आएगा और बैटरी को चार्ज करेगा और चला जाएगा। और जब ये करंट यहाँ से फ्लो करके यहाँ जाएगा तो ये डायोड को क्रॉस नहीं कर सकेगा, तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो इसका आंसर तो यही है। यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल से, सॉरी, यहाँ से करंट आया, तो ये करंट जो है यहाँ से, ये पॉजिटिव है, एक मिनट में पहले टर्मिनल मार्क कर लूं। अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है? पॉजिटिव पे करंट फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है भाई, अब जब करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज की, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो अब बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, तो बेटा ये कभी भी चार्जिंग नहीं होगी। चार्जिंग के लिए अगर ये पॉजिटिव है तो इसका भी यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट होता है। यहाँ देखो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इससे कनेक्ट हो रहा है, ये नेगेटिव है, ये इससे कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे चार्जिंग होगी। ये ए इज द आंसर। ये तो खैर एब्सोल्यूट रॉन्ग है, क्योंकि करंट यहाँ से बाईपास हो जाएगा, इसको चार्ज ही नहीं करेगा। करंट यहाँ से भी बाईपास हो रहा है, ये इसको चार्ज नहीं करेगा। ये तो एब्सोल्यूट रॉन्ग है। इन दोनों में यहाँ पे प्रॉब्लम था। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है।